जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक हमारा अतीत। क्लास 6 की बुक है हमारा अतीत, जो कि हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट इसमें बताया गया है। पार्ट 1 है ये हमारा अतीत और इस बुक को हम शुरू करेंगे बुक में दिए हुए आमुख या प्रीफेस से। आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स में आमुख या प्रीफेस के नाम से एक कॉलम दिया हुआ होता है, तो हम पहले उसे डिस्कस करेंगे। बेसिकली आमुख या प्रीफेस में एनसीएफ 2005 की कुछ रिकमेंडेशंस को डिस्कस किया गया है, जिनके माध्यम से एक टीचर से क्या उम्मीद की जाती है वो बात की गई है। तो हम लोग एक एक पैरा को रीड करेंगे और उस रीडिंग के साथ साथ हम डिस्कशन करते चले जाएंगे। तो पहले हम लोग रीड करते हैं फर्स्ट पैरा। आमुख। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पैरा में जिस रिकमेंडेशन की बात की गई है एनसीएफ 2005 की, हम उसे कह सकते हैं बच्चों के स्कूली जीवन या विद्यालयी जीवन को, स्कूल लाइफ को विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने की बात की गई है। बाहरी जीवन से जोड़ना। अब बच्चों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात की गई है। स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात क्यों की गई है? तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चे स्कूल में जो एजुकेशन गेन करते हैं, जब तक वो उसे किसी न किसी फॉर्म में अपनी लाइफ से या डेली रूटीन लाइफ से रिलेट नहीं कर पाएंगे, तब तक वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये जो एक गैप है स्कूल में दी जाने वाली एजुकेशन और रियल लाइफ के जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है, उन दोनों के बीच में जो एक गैप है, जो एक अंतर की खाई है, उस खाई को मिटाने के लिए एनसीएफ 2005 द्वारा यहाँ पे ये रिकमेंडेशन की गई है। और इस रिकमेंडेशन को फुलफिल किया जा सके, इसे पूरा किया जा सके, इसीलिए एनसीईआरटी ने एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बुक्स को या जो एजुकेशन का कंटेंट है उसे फ्रेम किया है, जो हमें नज़र आता है साफ तौर पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार बुक्स में। यहाँ पे एक टीचर्स से यहाँ पे एक उम्मीद की जाती है कि टीचर्स को क्लासेस में इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वे किसी भी विषय को किसी एक सीमा में बांध कर ना पढ़ाएं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब टीचर पढ़ाते हैं तो वे अपने विषय तक ही सीमित न रहें, बल्कि विषय को, जो भी उनका शिक्षण विषय है, विषय को अन्य विषयों के साथ संबंधित करके पढ़ाएं। अन्य विषयों के साथ संबंधित करके, या आप कह सकते हैं कोरिलेट करके पढ़ाएं, संबंधित करके पढ़ाएं। यानी ये कहा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 रिकमेंड करता है कि टीचर्स को टीचिंग करते समय इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाना चाहिए। इससे होगा ये कि एक तो बच्चे जो रोट मेमोरी पे डिपेंड करते हैं कि वे सिर्फ उस कंटेंट को रट लेते हैं, तो रटने की इस प्रवृत्ति से बच्चों को आज़ादी मिलेगी। दूसरा ये होगा कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे अपनी समझ और अपने अनुभव के आधार पर।
किस तरह से, ये फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जब वे स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है उस एजुकेशन को अपनी डेली लाइफ से कोरिलेट करेंगे तो वे उस एजुकेशन को समझकर, सीखकर और रियल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे बात ये भी की गई है कि 1986 एजुकेशन पॉलिसी में जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई थी, हम उसे भी तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जबकि हमारी तरफ से यानी टीचर्स की तरफ से ये एफर्ट किए जाएंगे। तो ये एफर्ट करने के अलावा भी कुछ और प्रयासों की आवश्यकता है। देखते हैं वो प्रयास क्या है नेक्स्ट पैरा में। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएं। उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। नेक्स्ट पैरा में बेसिकली 3 पॉइंट्स की बात की गई है और उन 3 पॉइंट्स में शामिल है टीचर का रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टेक्स्ट बुक, रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, पाठ्यपुस्तक और विद्यार्थी ज्ञान का सृजन करता। तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर की होनी चाहिए। सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर की भूमिका होनी चाहिए टीचर की। फैसिलिटेटर की भूमिका कैसे, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक शिक्षक को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अवसर देने चाहिए जिससे कि बच्चे अपने मन में जो सवाल लाते हैं, जो उनके मन में कल्पनाएं होती हैं और जो उनके जीवन के अनुभव होते हैं, उनके आधार पर सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में अपनी सहभागिता को निश्चित कर सके। तो यहाँ पे शिक्षक की एक सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिका की बात की गई है। एक बच्चे को पर्याप्त अवसर प्लस उचित वातावरण उपलब्ध करवाने की और इन तीनों में और क्या शामिल होना चाहिए बच्चे की तरफ से, जो मेन चीज है वो है बच्चों की कल्पनाशीलता, उनके अनुभव और उनके सवाल जो कि जिज्ञासा के रूप में उनके मन में होते हैं। तो इन 6 चीज़ों के माध्यम से, इन 6 चीज़ों को मिलाकर एक शिक्षक को अपने क्लासरूम में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या स्कूल लाइफ में एक फैसिलिटेटर की या सुविधा प्रदाता की भूमिका निभानी चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि यदि बच्चों को पर्याप्त अवसर दिए जाएं, उनके साथ पर्याप्त कोशिश की जाए तो वे ज्ञान के एक सक्रिय सृजनकर्ता साबित हो सकते हैं। वे अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं यदि टीचर उन्हें इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ एक जो एग्जैक्ट एनवायरनमेंट है वो भी प्रोवाइड करवाए, साथ में टीचर रोल प्ले करे एज फैसिलिटेटर। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बात की गई है टेक्स्ट बुक के बारे में। तो टेक्स्ट बुक के बारे में ये बताया गया है कि पाठ्य पुस्तक को एक मात्र स्रोत न माना जाए।
सीखने की प्रक्रिया में यहाँ पे बात की गई है पाठ्य पुस्तक सीखने की प्रक्रिया का एकमात्र स्रोत नहीं है, जिसे यहाँ पे साहित्यिक भाषा में कहा गया है पाठ्य पुस्तक साध्य नहीं वरन साधन है। जो एनसीएफ 2005 में यहाँ पे वर्ड्स यूज किए गए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, वरन साधन है। यानी कि कहा यह जा रहा है टीचर्स से कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप पाठ्य पुस्तक से परे भी जाइए बच्चों को सिखाने के लिए। यहाँ पे बियॉन्ड टेक्स्ट बुक टीचर से जाने की उम्मीद की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक एक साधन है, साध्य नहीं है। वो सिर्फ सीखने की प्रक्रिया का एक स्रोत मात्र है, और ये ऐसा नहीं है कि एक मात्र वही स्रोत है जिसके माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में जो चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो है बच्चों के अनुभव, बच्चों की कल्पनाशीलता, बच्चों की जिज्ञासा, उनके मन में उठने वाले सवाल, और उन सवालों को शांत करने या उनका जवाब देने में शिक्षक द्वारा जो भूमिका निभाई जाती है वो। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक को सीखने की प्रक्रिया का एक साधन माना जाना चाहिए, न कि एक मात्र स्रोत माना जाना चाहिए या एक साध्य माना जाना चाहिए। नेक्स्ट बात यहाँ पे की गई है कि जो लर्नर है या जो अधिगम करता है, हमें उसे केवल सूचनाओं का ग्रहण करता मात्र नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि वो एक एक्टिव लर्नर है। उसे एक एक्टिव लर्नर या सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाना चाहिए। सक्रिय अधिगमकर्ता। जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, सक्रिय अधिगमकर्ता, जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे जीन पियाजे ने भी ये बात कही है कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी शामिल की गई है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता हो सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें उचित वातावरण दिया जाए, उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाए। यदि उन्हें उचित अवसर और उचित वातावरण प्रदान किया जाए तो बच्चे सक्रिय होकर अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या रिकमेंडेशन की गई है देखते हैं नए पैरा में। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच, विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया है कि ये जिन लोगों के सहयोग से ये जो टेक्स्ट बुक है वो बन पाई है उनको थैंक्स दिया गया है। तो हमारे जो काम की चीज़ है वो है ये 3 पैरा। नेक्स्ट पैरा में बात की गई है कि ये जो रिकमेंडेशंस एनसीएफ द्वारा की गई है ये कब फुलफिल की जा सकती है। ये फुलफिल की जा सकती है तब जबकि जो स्कूल का टाइम टेबल है, जो डेली रूटीन का टाइम टेबल है या जो ईयरली टाइम टेबल है उसमें एक फ्लैक्सिबिलिटी होगी। यानी कि शिक्षा प्रणाली में लचीलापन होना आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में लचीलेपन की यहाँ पे बात की गई है। शिक्षा प्रणाली में लचीलापन, और ये लचीलापन किस माध्यम से यहाँ पे बनाए रखने की बात की गई है। एक तो जो दैनिक
टाइम टेबल समय सारणी, दैनिक समय सारणी है उसके माध्यम से समय सारणी, प्लस वार्षिक समय सारणी जो ईयरली टाइम टेबल है उसके माध्यम से वार्षिक समय सारणी कि इस तरह की होनी चाहिए कि हमने जो उद्देश्य रखा है कि इतने समय तक, एक साल में इतने निश्चित समय में ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, वो उद्देश्य हमारे पूरे हो सकें। इस तरह से दैनिक समय सारणी और वार्षिक समय सारणी में लचीलापन होना चाहिए, यानी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में यदि कुछ फेरबदल की जाए या करना ज़रूरी हो तो वो पॉसिबल हो सके, इस तरह का टाइम टेबल होना चाहिए, फिर वो चाहे डेली टाइम टेबल हो या ईयरली टाइम टेबल हो। इसी के साथ यहाँ पे बात की गई है मूल्यांकन प्रणाली की, इवैल्यूएशन सिस्टम की, मूल्यांकन प्रणाली कि यहाँ पे जो मूल्यांकन प्रणाली है वो इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चा उस मूल्यांकन के डर से दबाव में न रहे, बल्कि वो जॉयफुली उस इवैल्यूएशन सिस्टम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, वो किसी दबाव में न रहे। यानी यहाँ पे बात की गई है लर्निंग विदाउट बर्डन या शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, जो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक कंसेप्ट है जिसमें बच्चे के ऊपर कंटेंट और पाठ्य पुस्तकों का दबाव कम करने की बात यहाँ पे की गई है। एक कमेटी बिठाई गई थी जिसमें शिक्षा बिना बोझ के इसकी हेडिंग रखी गई थी। डिटेल में हम लोग नेक्स्ट मतलब किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मूल्यांकन प्रणाली है वो इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चा वहाँ पे किसी तरह का दबाव महसूस ना करे, बल्कि बिल्कुल दबाव मुक्त रह के उस इवैल्यूएशन प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर सके। इसी के साथ यहाँ पे बात की गई है कि मूल्यांकन का जो आधार है वो भी केवल पाठ्य पुस्तक या उसका कंटेंट नहीं होना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक नहीं हो, बल्कि यहाँ पे बात की गई है कि जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाए तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पे संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को, व्यक्तित्व विकास। तभी आप देखते हैं कि स्कूल में जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें जो सिस्टम काम में लिया जाता है, आपने सुना होगा CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को यहाँ पे शामिल किया गया है स्कूल में, जिसमें पेपर पेंसिल टेस्ट के अलावा जो अदर स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ होती है, जो अधिगम सहायक अधिगम प्रक्रियाएं होती हैं, उनको भी शामिल किया जाता है, जिसमें बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इवैल्यूएट किया जाता है। तो यहाँ पे यही बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक बात की गई है वो ये भी बात की गई है कि बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक स्तर है, मनोवैज्ञानिक स्तर प्लस सीखने के लिए जो उनकी शारीरिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, और जो उनका मानसिक स्तर है, मानसिक स्तर है, उसके आधार पर ही पाठ्य सामग्री, उसके आधार पर क्या क्या चीज़ें तैयार होनी चाहिए बच्चों की पाठ्य सामग्री, उनकी समय सारणी, समय सारणी और उनकी कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां, जिनमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हो सकती है। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्कशन करना, वाद विवाद करना, या हाथों से की जाने वाली कुछ एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट वर्क आदि को शामिल किया जा सकता है। वो होना चाहिए बच्चों के स्तर का, यानी बच्चों के शारीरिक क्षमता से मतलब है यहाँ पे कि बच्चों की आयु के अनुसार ये देखा जाना चाहिए कि जो एक्टिविटी करवाई जा रही है उसको बच्चे शारीरिक रूप से करने में सक्षम हैं या नहीं है। मनोवैज्ञानिक स्तर का यहाँ पे कहने का मतलब ये है
कि जो बच्चों की अटेंशन है वो अटेंशन पावर डिपेंड करती है उनकी फिजिकल एज के साथ साथ साइकोलॉजिकल जो उनका लेवल होता है उस पर। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं हम लोगों ने देखा है कि उनके टाइम टेबल में पीरियड्स छोटे छोटे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक अटेंशन नहीं दे पाते हैं। इसी तरह से उनका मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा है तो फर्स्ट क्लास का पढ़ने लायक और हम उसे पढ़ा रहे हैं 16-17 साल की एज में जो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, तो इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान रखने की बात की गई है। ओवरऑल यदि फ्रेंड्स कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि एनसीएफ 2005 में जो रिकमेंडेशंस की गई हैं उन्हें किताब के आमुख में यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से बात की गई है शिक्षक की भूमिका की और पाठ्य पुस्तक को एक शिक्षक को किस तरह से काम में लेना चाहिए, विद्यालय में प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों का रोल किस तरह का होना चाहिए, उन्हें जो लर्नर्स हैं उनको किस तरह का और कैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए, किस तरह की उनको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी चाहिए और इंफॉर्मेशंस देने के साथ साथ एक फैसिलिटेटर की तरह उन्हें किस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए जिससे कि वो एक्टिवली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन कर सकें और अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्यूरियोसिटी के बेसिस पे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा जिस्ट, जिसे आप एनसीएफ का जिस्ट भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जो बुक्स में आमुख दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आमुख या प्रीफेस के क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें आप लोग देखेंगे कि जो पेडागॉजी से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आमुख में से देखने को मिलेंगे। मेन रीज़न इसका यही है यहाँ डिस्कस करने का। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। मैं कविता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आमुख के कुछ उम्दा क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।